इस वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के एमसीक्यूज, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसका ऑप्शन है राष्ट्रकूट मुख्यतः दक्कन क्षेत्र में स्थित थे। सेकंड वाला है वे कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे, विशेषकर कैलाश मंदिर के निर्माण में। थर्ड है राष्ट्रकूट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए। फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन थर्ड वाला सही नहीं है। राष्ट्रकूट बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट वाला सही नहीं है, थर्ड वाला सही नहीं है, फर्स्ट सेकंड सही है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो। राष्ट्रकूट वास्तव में मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में स्थित थे। राष्ट्रकूट विशेष रूप से कृष्ण प्रथम और अमोघ वर्ष प्रथम के अधीन कला एवं संस्कृति के संरक्षण थे तथा उन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। राष्ट्रकूट बुद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, इसके बजाय वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है चोल साम्राज्य की स्थापना राजा चोल प्रथम ने की थी, राजा चोल ने की थी। सेकंड वाला है राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य का प्रभाव गंगा तक बढ़ाया। थर्ड है चोल मुख्यतः भूमि आधारित शासक थे जिनका ध्यान नौसैनिक शक्ति पर था। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? केवल 2। इसमें हमारा 2 सही है, इसमें सेकेंड वाला सही है, लेकिन फर्स्ट वाला क्या है? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। ठीक है, और इसका जो थर्ड वाला है चोल मुख्यतः भूमि आधारित शासक थे, ये नौसैनिक शक्ति पर कम था। तो ये चोल मुख्यतः भूमि शासक तो थे, कम थे, बट जो नौसैनिक शक्ति पर उनका ज़्यादा जोर था। ठीक है, तो इसलिए हमारा थर्ड वाला भी सही नहीं है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय का नेतृत्व किया। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम ने पाल शासकों को हराकर चोल के प्रभाव को गंगा तक बढ़ाया। चोल ने न केवल भूमि आधारित शासक थे, बल्कि उनका नौसैनिक शक्ति पर भी जोर था, जिससे वे समुद्री व्यापार में प्रभावशाली बन गए। इसलिए हमारा जो थर्ड वाला है वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, गजनवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। सेकंड वाला है फिरदौसी महमूद के दरबार में कवि थे। थर्ड वाला है महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही इसमें सही है। ठीक है, गजनवी अपनी सहिष्णुता के लिए नहीं जाने जाते थे। वास्तव में महमूद गजनवी हिंदू मंदिरों के खिलाफ अपने अभियानों के लिए बदनाम थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। फिरदौसी महमूद के दरबार में कवि थे। महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसका ऑप्शन है प्रतिहारों ने अपना शासन मुख्यतः भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में स्थापित किया। सेकेंड वाला है प्रतिहारों का राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष चल रहा था। थर्ड है प्रतिहार बौद्ध कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सी। जो हमारा थर्ड वाला है वो सही नहीं है। यहाँ पर प्रतिहार बौद्ध और कला वास्तुकला के महान संरक्षक नहीं थे। ये कौन से हिंदू, इनका जो वो था रुझाव किसकी ओर था? हिंदू मंदिरों की तरफ। ठीक है, इसलिए इसमें हमारा थर्ड वाला सही नहीं है। प्रतिहारों ने अपना शासन मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में स्थापित किया। प्रतिहारों का दक्कन क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष था। प्रतिहार बौद्ध कला और वास्तुकला के संरक्षक नहीं थे। उनका संरक्षण मुख्य रूप से किधर? हिंदू मंदिरों के प्रति था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15, तुर्की शासकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना में तुर्की शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड है चहलगानी 80 तुर्क गुलाम अमीरों की एक परिषद थी जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में शामिल थी। थर्ड है तुर्की शासकों ने भारत में इक्का प्रणाली की शुरू किया। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें केवल 2 सही है। कौन सा? फर्स्ट और थर्ड सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है इसमें वो रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तुर्की शासकों को विशेष रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड वाला है चहलगानी 80 तुर्क गुलाम अमीरों की एक परिषद थी जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में शामिल थी। तुर्की शासकों ने भारत में इक्का प्रणाली की एक भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 3 साम्राज्यों के युग के दौरान सांस्कृतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमें, पाल वंश संस्कृत साहित्य और नालंदा विश्वविद्यालय के महान संरक्षक थे। सेकेंड वाला है राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। थर्ड वाला प्रतिहार फारसी साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। तो हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। केवल 2 इसमें से सही है, लेकिन जो हमारा इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। प्रतिहार फारसी साहित्य कलाओं को बढ़ावा देने के लिए नहीं जाने जाते थे। वो किसको? सांस्कृतिक संरक्षण और हिंदू जो परंपरा थी उन पर जोर देते थे। ठीक है, इसलिए हमारा ये वाला थर्ड वाला सही नहीं है। पाल वंश वास्तव में संस्कृत साहित्य के महान संरक्षक थे और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके विकास के लिए राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, जैसे पंपा और अन्य के लेखन में देखा जा सकता है। ठीक है, प्रतिहार फारसी साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए नहीं जाने जाते थे। उनका सांस्कृतिक संरक्षण हिंदू परंपराओं के साथ अधिक जुड़ा हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन EFTA का सदस्य है? तो हमें इसमें से बताना है कितने इसके सदस्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आइसलैंड, सेकेंड वाला है लिक्टेनस्टीन, थर्ड वाला है नॉर्वे, फिर फोर्थ वाला है स्विट्जरलैंड। हमें इसमें से बताना है कितने कथन इसके साथ में। तो इसके सदस्य, इसका ऑप्शन होगा डी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों इसके सदस्य हैं। ठीक है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन EFTA आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ये चारों यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है का अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष स्टॉकहोम 2 मिनट अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य अपने 4 सदस्यों और विश्व भर में उनके व्यापारिक भागीदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसलिए जो इसका ऑप्शन है डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18। ओडिशियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है अंतरिक्ष यान वर्ष 2024 में बृहस्पति की कक्षा पर उतरने वाला है। सेकेंड वाला है मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। उपयुक्त में से कौन से कितने कथन सत्य हैं? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? केवल बी। जो इसमें हमारा यह क्या है, मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है, ये वाला सही है। लेकिन अंतरिक्ष यान वर्ष 2024 में कहां पर? चंद्रमा पर उतरने वाला है। ठीक है, ना कि बृहस्पति की कक्षा में। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है, ओनली सेकेंड वाला सही है। इंट्यूटिव मिशन का ओडिशियस अंतरिक्ष यान एक निजी नोवा सी चंद्र लैंडर फ्लोरिडा में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च होने के बाद चंद्रमा की ओर जा रहा है। ठीक है, ओडिशियस अंतरिक्ष यान, यह अंतरिक्ष यान का 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है।
तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला कथन है वो सही नहीं है। रेगरी लेडर की विफलता के बाद ओडिसियस दूसरा निजी प्रयास है। फाल्कन 9 एक 2 चरणों वाला रॉकेट है जिसे स्पेस एक्स द्वारा लोगों के साथ साथ पेलोड के पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। अंतरिक्ष यान CLPS का पहल के तहत नासा के लिए 6 पेलोड ले जाता है जो कई तकनीकों एवं वैज्ञानिक उपकरणों का परीक्षण करता है। मिशन का लक्ष्य 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान बनना है। आखिरी बार कोई अमेरिकी अंतरिक्षयान वर्ष 1972 में अपोलो 17 के साथ चंद्रमा पर उतरा था। यह मिशन नासा की कमर्शियल नूरन जो पेलोड सर्विसेज है CLPS का पहल और आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए हमारे इसमें कथन जो सेकंड वाला सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों की संरक्षण अभिसमय CMS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसे बोन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। सेकंड वाला, यह वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपायों को संचालित करने के लिए कानूनी आधार के लिए तैयार करता है। थर्ड वाला, भारत ने साइबेरियन क्रेन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए CMS के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन इसमें हमारा थर्ड वाला सही नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बोन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इस पर वर्ष 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 1983 से लागू है। 1 मार्च 2022 तक CMS में 133 पार्टियां राष्ट्र सम्मिलित हुए हैं। भारत भी वर्ष 1983 से CMS का एक सदस्य रहा है। इसका उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र में स्थलीय, समुद्री और पक्षी प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करना है। यह वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपायों को संचालित करने के लिए कानूनी आधार के लिए तैयार करता है। CMS के अंतर्गत 2 परिशिष्ट फर्स्ट में संकटापन्न प्रवासी प्रजातियों सूचीबद्ध है। परिशिष्ट जो सेकंड वाला अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली प्रवासी प्रजातियों की सूची दी गई है। भारत और CMS, भारत ने कुछ प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए गैर बाध्यकारी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें साइबेरियन क्रेन वर्ष 1998, मरीन टर्टल वर्ष 2007, डुगोग वर्ष 2008 और रेप्टर वर्ष 2016 शामिल है। ठीक है, इसलिए हमारा थर्ड वाला सही नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लक्षद्वीप द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 36 द्वीपों वाला लक्षद्वीप भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सेकंड वाला, यह एक प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में आता है। थर्ड वाला है संपूर्ण लक्षद्वीप द्वीप समूह को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें से हमें बताना है कितने कथन सत्य है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा जो दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है ये क्या हैगा, लक्षद्वीप जो 36 द्वीपों वाला लक्षद्वीप भारत का सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला सही नहीं है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जिसमें 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले 36 द्वीप हैं। केवल एक जिले वाला इस केंद्र शासित प्रदेश में 10 बसे हुए द्वीप, 3 चट्टानें, 5 जलमग्न और तट और एक 12 एटोल है। सभी द्वीप केरल के तटीय क्षेत्र कोची से 220 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। यह प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, द्वीपों के 3 मुख्य समूह है। कौन से, अमीन द्वीपी द्वीप समूह, सबसे उत्तरी द्वीप लक्काद्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप जो सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, सभी कोरल मूल एटोल के छोटे द्वीप हैं तथा किनारे की चट्टानों से घिरे हुए। राजधानी कवारती है और यह केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख शहर भी है। जैविक कृषि क्षेत्र भारत की सहभागिता गारंटी के तहत के पूरे लक्षद्वीप समूह को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, इसलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे सेशन को आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।